और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर की बात करें, लखनऊ में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक हो रही है। उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के साथ यह बैठक हो रही है। सभी कमिश्नर, सीपी, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसएसपी इसमें शामिल हैं। निष्पक्ष लोकसभा चुनाव के लिए यहां पर निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयुक्त ने कॉफी टेबल बुक लॉन्च किया है। यह बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। निष्पक्ष लोकसभा चुनाव के लिए यहां पर निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग की बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यहां पर हो रही है। प्रदेश भर के अफसर इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश भर के तमाम अफसर इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पूरे प्रदेश से तमाम अफसर इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के तमाम आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी जो जिलों में पोस्ट हैं, रेंज में पोस्ट हैं। और सीधे रुख करेंगे हम राजीव का। राजीव, बैठक शुरू हो गई है चुनाव आयोग की, तो राजीव से हम संपर्क करेंगे। बहरहाल उससे पहले यहां पर कुछ जानकारी आपको दे दें। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ यहां पर यह बैठक हो रही है। पुलिस के अधिकारी और जिलों में तैनात जो अधिकारी हैं उनके साथ यहां पर यह बैठक की जा रही है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में सहयोगी के लिए 5 सीटें छोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। 75 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी बीजेपी। 75 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार, आपको बता दें कि 74 पर बीजेपी उम्मीदवार रहेंगे। 1 सीट पर निषाद पार्टी का उम्मीदवार रहेगा। अपना दल एस और आरएलडी को 2-2 सीटें मिलेंगी। एसपी को बीजेपी 1 सीट देगी। ये बड़ी जानकारी यहां पर हम आपको दे रहे हैं। यानी कि खुद भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे वो 74 सीटों पर उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। कल उसने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की, जिसमें उत्तर प्रदेश समेत 21 राज्यों को लेकर चुनावी मंथन किया गया। और साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें भी 1 सीट पर निषाद पार्टी का उम्मीदवार होगा। वहीं 5 सीटें सहयोगी दलों के लिए होगी, जिसमें कि 2 सीटें अपना दल, 2 सीटें रालोद और 1 सीट पर सुभाषपा का कैंडिडेट लड़ेगा। वहीं 48 घंटे बेहद अहम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आज या कल आ सकती है, जो कि 125 कैंडिडेट्स की होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की भी 20 से 25 सीटें होंगी। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 दिसंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। याचिकाओं में निचली अदालत के फैसले के साथ एएसआई सर्वे की इजाजत को चुनौती दी गई थी। तो यहां पर ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को यहां पर चुनौती दी गई। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को यहां पर चुनौती दी गई है। तो ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका दायर की है उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या अपडेट है, कितने बजे सुनवाई होगी? और क्योंकि जाहिर तौर पर मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी फौरी तौर पर कोई राहत नहीं मिली है, इसीलिए उसे सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। ऐसे में कानूनी जानकार क्या कह रहे हैं? जी देखिए अनुपम, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से 1992 के उस टाइटल सूट को ही उन्होंने चैलेंज किया है, जिसमें मेंटेनेबिलिटी पर फिलहाल उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी। हालांकि हिंदू पक्षकारों की तरफ से सीधे तौर पर
बात कही गई थी वो ये थी कि जो टाइटल सूट है, जिस टाइटल सूट को लेकर पूरा मुकदमा बेस्ड है, उस पर फिलहाल हिंदू पक्षकारों की तरफ से कहा गया था कि ये जो जमीन है वो हिंदू पक्षकारों की है और इसी जमीन पर मंदिर बनाया गया था। 5 टोटल याचिकाएं अनुपम दाखिल की गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिसमें 3 टोटल जो याचिकाएं थी उनमें से वो याचिकाएं मेंटेनेबिलिटी पर थी, जिसमें ऑर्डर 7 रूल 11 के मामले पर सुनवाई करनी थी। 2 याचिकाएं फिलहाल पूरा सर्वे जो हुआ है उसके खिलाफ थी, लेकिन 5 याचिकाएं फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इंतजामिया कमेटी है और जो यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड है, 2 पक्षकार इस मामले में उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का अनुपम दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली थी। कोर्ट ने यह माना था कि जो याचिका हिंदू पक्षकारों की तरफ से दाखिल की गई है वो याचिका सुनवाई योग्य है, लिहाजा इस पूरे मुकदमे को सुना जाएगा। लेकिन अब इतने लंबे समय के बाद मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जब पूरा ज्ञानवापी के मामले में हिंदू पक्षकार एक एक करके मुकदमा जीत रहे हैं, तो उन्होंने अब टोटल जो 5 याचिकाएं खारिज की गई थी दिसंबर में 2023 में, उस पूरे टाइटल सूट को ही चैलेंज किया है और सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले पर अनुपम सुनवाई है। लगभग 11:30 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। देखना बेहद अहम होगा कि इस मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का अनुपम बहुत स्पष्ट आदेश था कि जो हिंदू पक्षकारों की तरफ से क्लेम किया जा रहा है पूरे मुकदमे के टाइटल सूट पर, उसमें इस पूरे मुकदमे को सुनवाई योग्य माना गया था और इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने आगे सुनवाई के लिए रखा। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष ये चाहता है कि जो टाइटल सूट है वो टाइटल सूट इस पूरे मामले में ना सुना जाए और इसीलिए एक कदम आगे बढ़कर मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर कानपुर से है। नगर निगम के बकाया टैक्स के मामले में 1963 बकायेदारों का चेक बाउंस हुआ है। नगर आयुक्त के निर्देश पर नोटिस भेजा गया है। 15 दिनों के अंदर हाउस टैक्स जमा करने के निर्देश हैं। हाउस टैक्स जमा नहीं करने पर कुर्की होगी। तो बड़ी खबर, 1963 बकायेदारों का चेक बाउंस हुआ है। नगर आयुक्त के निर्देश पर नोटिस 15 दिनों के अंदर जमा करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। कानपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नगर निगम के बकाया हाउस टैक्स का ये पूरा मामला है। हाउस टैक्स जमा नहीं करने पर कुर्की होगी। और बातचीत करने के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता अमित गंजू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है। अमित, क्या पूरी जानकारी आपके पास? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, नगर निगम के बकाया गृह कर के अधिकारी को लेकर अधिकारी अब फील्ड पर उतरे हैं, जिसमें कानपुर के 6 जोन्स की अगर बात की जाए तो 6 जोन्स के लोगों पर जब शिकंजा कसा तो उन्होंने आनंद फानन में अधिकारियों को अर्दब में लेने के लिए चेकें काट दी गई। 1963 लोगों ने ये चेकें दे दी, जिसका अमाउंट 13,83,964 रुपए है। जब इन चेकों को बैंक में लगाया गया तो सब बाउंस हो गई एक साथ। ये 6 जोन का मामला, अगर एक जोन की बात करें पहले जोन की, तो 1 करोड़ की बात की जाए 1,42,27,804। अगर जोन 2 की बात किया तो 2 करोड़, जोन 3 की बात की जाए तो 3 करोड़, जोन 4 की बात किया तो 1 करोड़, जोन 5 की बात की जाए तो 2,57,00,000, जोन 6 की बात की जाए तो 1,64,00,000। ऐसे करते करते 13,83,95,509 रुपए का चेक बाउंस हो गया, जिसके बाद नगर आयुक्त शिव शरण अप्पा ने 10 अधिकारियों की टीम को गठित किया और अब रात और दिन अधिकारियों के सिर्फ एक टास्क है कि लोगों को ये नोटिस सर्व कराया जाए और 15 दिन में यदि ये पैसा जमा नहीं करते हैं तो इनकी कुर्की के निर्देश दिए जाएंगे। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। आईएसआई एजेंट सत्येंद्र सिवाल को लेकर अहम खुलासे हुए हैं। करीब 250 गोपनीय दस्तावेज देने के एवज में सत्येंद्र को 30 लाख रुपए मिले थे। भारत और रूस के संयुक्त युद्धाभ्यास की जानकारी सत्येंद्र ने आईएसआई हैंडलर को दी थी। भारत और रूस के बीच हथियारों की डील से जुड़ी जानकारी भी देने का आरोप है। दोनों देशों के बीच हुए एमओयू की जानकारी भी देने का आरोप है। सत्येंद्र के मोबाइल के फॉरेंसिक ऑडिट से ये खुलासे हुए हैं। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है। ऋषभ, क्या खुलासे निकले हैं और किस तरीके से जो गोपनीय दस्तावेज थे उनकी जानकारियां साझा की गई? अनुपम, देखिए 4 फरवरी 2024 को यूपी एटीएस ने सत्येंद्र सिवाल को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। लंबी पूछताछ के बाद सत्येंद्र सिवाल रूस में, मॉस्को में जो भारतीय दूतावास है वहां सिक्योरिटी
असिस्टेंट के रूप में तैनात थे और बताया जा रहा है कि 2021 में ही आईएसआई के संपर्क में वो आ चुके थे। उनको हनी ट्रैप किया गया था। कनाडा रहने वाली एक महिला से उनके संबंध थे, जिसके बाद उनको हनी ट्रैप कर लिया गया था और वो आईएसआई के इशारे पर नाच रहे थे। अभी तक जो पूछताछ हुई है सत्येंद्र सिवाल से, उसके जो मोबाइल का फॉरेंसिक ऑडिट किया गया है, जो बैंक अकाउंट का ऑडिट किया गया, उससे एक बात का खुलासा हो गया है। करीब 250 से अधिक गोपनीय दस्तावेज सत्येंद्र सिवाल ने आईएसआई को मुहैया कराए थे और इन सभी दस्तावेजों में भारत रूस के बीच हुई हथियारों की डील, जो एमओयू साइन हुआ था, उसकी डिटेल है और भारत और रूस के बीच जो संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ था उसकी जानकारी भी दी गई है। तो सत्येंद्र सिवाल से एक लंबी पूछताछ हुई है और अब भी एटीएस ये जानने में लगी हुई है कि आखिरकार सत्येंद्र सिवाल के इस पूरे सिंडिकेट से और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। अनुपम, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगरा से खबर, लेकिन बताएंगे आपको, उससे पहले यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।